हेलो स्टूडेंट्स। बीपीएससी प्री टेंथ एनालिसिस के दूसरे वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि बीपीएससी प्री एग्जाम में किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं। मैंने एक उसका आंकड़ा भी प्रस्तुत किया था। आज उसी सीरीज में उसके आगे सब्जेक्ट वाइज किस सब्जेक्ट से कहाँ से कितना क्वेश्चन आता है, किस सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है प्री के लिए, उस पर एक परिचर्चा प्रस्तुत करेंगे। मैं एक आप लोगों के सामने इमेज लाने जा रहा हूँ। इसमें हिस्ट्री के कहाँ से कितना क्वेश्चन आता है, प्राचीन भारत में किस टॉपिक को कितना वेटेज देना चाहिए। तो देखिए, हिस्ट्री में जो विषय हैं, विषय वस्तु हैं, उसको तीन समूहों में विभाजित किया जाता है। एक प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा मध्यकालीन भारत का इतिहास, तीसरा आधुनिक भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास को निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत रखा जा सकता है। पहला है पाषाण काल। तो बीपीएससी प्री में पाषाण काल से लगभग क्वेश्चन नहीं आते हैं। पाषाण काल से क्वेश्चन नहीं आते हैं, अतः इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। पाषाण काल के पश्चात आपका ताम्र पाषाण काल, ये भी टॉपिक बीपीएससी प्री के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद आता है आपके कांस्य सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। ये टॉपिक प्री के लिए इम्पोर्टेंट है और अमूमन लगभग हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन यहाँ से रहते हैं। हड़प्पा सभ्यता से कहाँ से क्वेश्चन रहते हैं, उसको निम्नलिखित शीर्षकों में रखने का कोशिश किया गया है। तो इन सभी शीर्षकों पे आप ध्यान दे सकते हैं। पहला विस्तार, ये हड़प्पा सभ्यता था कहाँ। तो आप लोग देख रहे हैं पीछे एटलस लगा हुआ है, ये है सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र। ये रहा इसका विस्तार, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी। अब इसमें कौन कौन से स्थल हैं। दूसरा टॉपिक है खोजकर्ता। कौन कौन खोजकर था इससे सम्मिलित है। एक बार प्री में केवल यही क्वेश्चन आया था, चार खोजकर्ता का नाम दे दिया गया था और पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा खोजकर्ता सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो दो नाम तो इजी दे दिए थे और दो नाम ऐसे थे जो अमूमन किसी बुक में नहीं मिलते हैं। तो इस पर आपको ध्यान देना है। तीसरा प्रमुख स्थल कौन कौन से थे, कहाँ से क्या अवशेष मिले हैं, और उसमें भी मेनली लोथल कुछ ज़्यादा ही फोकस करता है बीपीएससी। बृहद स्नानागार करता है, बृहद अन्नागार करता है। अदरवाइज बुक में तो बहुत सारे दिए हुए हैं, तो सबको नहीं रटना है। जो मुख्य मुख्य प्रमुख है विषय वस्तु हैं, उन्हीं पे आपको फोकस करना है। लिपि से क्वेश्चन पूछता है कि इनकी क्या लिपि थी। नगर नियोजन से क्वेश्चन पूछता था कि इनका क्या नगर नियोजन था, क्योंकि ये टाउन प्लानिंग के लिए सबसे पहली सभ्यता थी जहाँ पे एकदम वेल डिफाइंड है आयताकार नगरीय विन्यास प्रणाली पाई जाती थी। तो ये इनका खास व्यवसाय, व्यवसाय में देखना है कि इनका मुख्य व्यवसाय क्या था। तो वैसे कृषि और व्यापार।
धार्मिक जीवन, इसकी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है, मंदिरों के अवशेष नहीं मिले हैं। फिर भी जो अवशेष मिले हैं पशुपति शिव के या नृत्य रत नारी के, या कहा जाता है कि अधिकांश मृण मूर्तियों पे वृक्ष का मिला है, गर्भ से निकलता हुआ। तो उसी से एक कंक्लूजन निकाला गया है कि इनका क्या धार्मिक स्ट्रक्चर था, क्या धार्मिक विश्वास था। और काल से भी क्वेश्चन रहता है कि इनका पीरियड क्या है, इनका पीरियड क्या है। तो पीरियड पे अमूमन जो आपका ये है कार्बन डेटिंग के आधार पर जो इसका काल निर्धारण किया गया है वो सही माना जाता है, लगभग 2500 ईसा पूर्व। अब देखिए, हड़प्पा सभ्यता के बाद आता है वैदिक युग, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। उत्तर वैदिक युग, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, इस समय कुछ प्रमुख दर्शन अस्तित्व में आए थे, जैसे चारवाक, सांख, न्याय, योग, मीमांसा, वेदांत। तो इसके प्रणेता कौन थे, इससे क्वेश्चन आता है, इस पर ध्यान धरिएगा। अगला टॉपिक है महाजनपद। अगला टॉपिक है महाजनपद। तो महाजनपद भी इसके लिए वीवीआई है, क्योंकि इसमें से 3 महाजनपद बिहार में थे, तो उनसे क्वेश्चन आता है। और इन्हीं तीनों में से एक मगध है, विशाल साम्राज्य के रूप में उभरा, और इस धरती पर लगभग वो पहला इतना बड़ा विशाल साम्राज्य था। उसकी राजधानी राजगीर रही, पाटलिपुत्रा रही, इसलिए और वो स्थल बिहार में है, इसलिए ये टॉपिक इसके लिए बीपीएससी प्री के लिए खासे महत्वपूर्ण होते हैं। जनपद युग के ही समकालीन उसके बाद बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म का उदय हुआ, तो इनसे भी लगभग एक एक क्वेश्चन फिक्स रहता है कि आना ही आना है। तो इसके बाद आता है मगध साम्राज्य। तो मगध साम्राज्य चूंकि बिहार में ही था और भारत का पहला एक सुसंगठित विशाल साम्राज्य था, इसलिए ये और इम्पोर्टेंट होता है। और आप अमूमन किसी भी ईयर का क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो अशोक से लगभग क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो मगध में आपका हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश, ये सब वंश हो गए। इन सभी वंश में कौन कौन प्रतापी राजा हुए, कौन कौन प्रतापी राजा हुए, जैसे कालाशोक हो गया, बिंदुसार हो गया, अजात शत्रु हो गया। तो इनके विषय में थोड़ी बहुत जानकारी रखनी है, लेकिन उनमें सबसे अधिक मौर्य वंश के विषय में जानकारी रखनी है। अशोक के विषय में, चाणक्य के विषय में, चाणक्य के पुस्तक से भी हमेशा क्वेश्चन आता है, अर्थशास्त्र के विषय में। तो आपको उन्हीं तथ्यों पर ध्यान देना है जो उस समाज की सबसे महत्वपूर्ण बातें थी। आपको छोटे छोटे फैक्ट के पीछे नहीं भागना है। वैसे तो इतना विशाल सिलेबस हो जाएगा कि आप उसे कभी रट ही नहीं पाएंगे। आप कभी क्वेश्चन उठा के देखिए, एकदम बिल्कुल कि प्रियदर्शनी के नाम से कौन जाना जाता था, तो अशोक। तो बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन यहां से रहते हैं। अब देखिए, इसके बाद मौर्य साम्राज्य के पतन। हाँ, इसमें शुंग एवं कणव का काम नहीं है, इससे क्वेश्चन लगभग नहीं रहते हैं। इसके बाद आता है सातवाहन। सातवाहन से भी लगभग नहीं क्वेश्चन रहता है। बस इनका प्रमुख योगदान देख लीजिएगा कि ये एक मातृ सत्तात्मक समाज के रूप में जाने जाती थी, और इन्होंने शीशे का सिक्का सबसे ज्यादा जारी करवाया। वैसा कोई इनका इतिहास में बहुत बड़ा योगदान नहीं है। हाँ,
इसके बाद जो टॉपिक है तो वो इम्पोर्टेंट है और इससे लगभग एक क्वेश्चन रहता है, मौर्योत्तर कालीन भारत पर विदेशी आक्रमण। मौर्य साम्राज्य के समाप्ति के बाद भारत पर जो विदेशी आक्रमण होता है, बैक्टेरियन या यवन आए, पर्थियन या पहल्लव आए, शिथियन या शक आए, यूची या कुषाण आए, तो इन चारों में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कुषाण है, क्योंकि कुषाण में कनिष्क बहुत ही प्रतापी शासक हुए। प्रतापी के साथ साथ बड़ा ही खुद विद्वान थे और इनके दरबार में भी बहुत सारे विद्वान रहते थे, साइंटिस्ट थे, चिकित्सक थे, तो उन सबों को देखना है। इसके पश्चात नेक्स्ट गुप्त साम्राज्य आता है 240 से 550 एडी के बीच में। गुप्त साम्राज्य से भी लगभग एक क्वेश्चन रहता है, क्योंकि अशोक के बाद गुप्त साम्राज्य सबसे महान साम्राज्य रहा और ये भारतीय इतिहास का, प्राचीन भारत का ये स्वर्णिम काल था, साहित्य में, विज्ञान में, चिकित्सा में। तो इसलिए यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं इन्हीं बिंदुओं से आते हैं, या तो साहित्य से आएगा। इस समय बहुत सारे नाटककार थे, कवि थे। नाटककार में आपके कालिदास हो गए, गुप्त साम्राज्य में नवरत्न रहते थे। विज्ञान में इनसे लगभग एक क्वेश्चन रहता है, वैज्ञानिकों में वराह मिहिर हो गए, आर्यभट्ट हो गए, भास्कर प्रथम हो गए, ब्रह्मगुप्त हो गए, इनसे एक क्वेश्चन रहता है, इनको आप लोग देख लीजिएगा। आगे वाग्भट आयुर्वेद से थे, धन्वंतरी आयुर्वेदाचार्य और चिकित्सक थे, तो इस पर आप लोग ध्यान देंगे। और लास्ट में आता है आपका पुष्यभूति वंश, हर्षवर्धन या वर्धन वंश, और इसके समाप्ति के बाद एक तरह से कहिए कि प्राचीन भारत का इतिहास समाप्त होता है। भारत में एक सत्ता शून्य की स्थिति पैदा होती है और तब उसके बाद लगभग 700 एडी से पुनः भारत में सभ्यता का उत्थान होता है। पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट आते हैं, राजपूतों की उत्पत्ति होती है, सल्तनत काल आता है। अब देखिए, इस समय प्राचीन जो काल था उसमें कुछ विदेशी यात्री आए थे, उसमें मेघास्तनीज, फायान और वेनसांग इम्पोर्टेंट हैं। इनके अलावा अदर भी आए थे लेकिन वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। अतः आपको इन सभी विदेशी यात्रियों पर भी ध्यान देना होगा। इस प्रकार हम लोग देखें कि प्राचीन भारत से कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जहां आपको ध्यान देना है, पूरे को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट हम अपने अगले वीडियो में मध्यकालीन भारत के जो विषय वस्तु हैं उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।